आवाज जा रहा है? हम्म? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली इंस्पायरो एजुकेटर्स में। और जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ऑड वन आउट के बारे में, और उसमें हम लोगों ने देखा किस तरीके से न्यूमेरिकल्स या नंबर्स के समूह या फिर अल्फ़ाबेट्स के समूह एक दूसरे समूह से अलग हो सकते हैं। तो न्यूमेरिकल ऑड वन आउट और उसके साथ साथ अल्फ़ाबेटिकल ऑड वन आउट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसके बाद कल मैंने चर्चा की थी थोड़ी सी कि कभी कभी आड वन आउट वाले क्वेश्चंस में अलग अलग शब्द दिए जा सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स दिए जा सकते हैं। हो सकता है वो तीन वर्ड्स किसी एक ही चीज से संबंधित हो और चौथा वर्ड या चौथा ऑप्शन जो वो उससे संबंधित न हो। तो वर्ड्सों विभिन्न प्रकार के वर्ड्स या विभिन्न प्रकार के शब्दों को कैसे आप बाकी तीनों से अलग कर सकते हैं। भाई चार ऑप्शन दिए रहेंगे या पांच ऑप्शन दिए रहेंगे, तो चार या पांच ऑप्शन में से आपको कोई एक अलग है, बाकी चार या बाकी तीन एक जैसे हो, तो उनको कैसे अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए तो भाई इसमें आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, निकाल नहीं सकते, कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको उन शब्दों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, वैकेबलरी आपके अच्छे होनी चाहिए, शब्दकोश आपके अच्छे होने चाहिए। जब तक आप उन शब्दों के बारे में नहीं जानते रहेंगे तब तक उस तरीके की क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर मैं तीन सिटी का नाम लिख दूं, तीन शहर का नाम लिख दूं, अब आपको पता होना चाहिए कि शहर के नाम में कौन क्या है और उस शहर की क्या खासियत है, तभी आप उसको लगा सकते हैं। जैसे मानिए तीन शहर नॉर्मली शहर के नाम है, एक शहर ऐसा या एक सिटी ऐसा है जो आपका कह सकते हैं किसी भी स्टेट का कैपिटल है या राजधानी है। तो जब आपको पता रहेगा कि राजधानी कौन सा स्टेट की कौन सी राजधानी है, तभी तो आप पता कर पाएंगे ना उसमें एक राजधानी का नाम है और अन्य राजधानियों के नाम नहीं है। तो इस तरीके से जितना ज़्यादा आपका जीएस या ज्ञान आपके पास होगा उतना ज़्यादा आप उसको अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। हालांकि जब आप रीजनिंग की बात करते हैं या तर्क शक्ति की बात करते हैं या फिर ऑड वन आउट वाले चैप्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो सामान्य जानकारियां हैं, सामान्य इंफॉर्मेशन है, वही चीजें क्वेश्चन में पूछी जाती है। बहुत डिटेल में आपको जीएस का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन कम से कम जो सामान्य जानकारी है जिसकी एक सामान्य नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि इसको ये पता होना चाहिए, उसी तरीके की क्वेश्चंस इस वाले चैप्टर्स में ऑड वन आउट वाले चैप्टर्स में आते हैं, जो रोज डेली आप अपने आसपास देखते हैं। और जो जनरल इंफॉर्मेशन आपके आसपास बिखरे पड़े हैं, वो इंफॉर्मेशन या वो सूचनाएं आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा दो चार क्वेश्चन उस टाइप के भी कर लेते हैं ताकि आप उससे परिचित हो जाए। उसके बाद फिर हम आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसको आप लोग स्लॉग्स या स्लॉजिज्म बोलते हैं, उसके साथ साथ इसको हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। क्या बोलते हैं? न्याय निगमन। ठीक है, तो ऑड और आउट के कुछ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें जो वर्ड से संबंधित है या शब्दों के समूह से संबंधित है, उनको अगर देखें हम, तो पहला क्वेश्चन आपका है, जैसे मान लीजिए ये चार चार शब्द दिए गए, क्वेश्चन सेम है आपका, प्रश्न सेम रहेगा, निम्नलिखित में से अन्य तीन से अलग कौन है ना, या अलग शब्द को पहचानिए। तो अगर इन चारों में हम अलग डिफरेंस ढूंढना चाहें, कौन तीन एक तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, वही आपको बताना है। जैसे पहला शब्द लिखा है साउट यानी चिल्लाना, साउट यानी चिल्लाना। मम्बल, मम्बल मतलब बुदबुदाना। स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चीखना। रोर, रोर मतलब दहाड़ना। ठीक है, समझ रहे हैं? अब अगर आप इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं कि चिल्लाना क्या होता है, बुदबुदाना क्या होता है, चीखना क्या होता है, दहाड़ना क्या होता है, तभी तो आप बता पाएंगे ना कि इनमें से अलग कौन है। हालांकि ये नॉर्मल चीजें मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्मल चीजें ही आपसे पूछी जाएंगी, ऐसा नहीं कोई ऐसी चीज पूछी जाए जिसके लिए आपको दो चार किताब पढ़नी पड़े ना, ऐसा नहीं है। तो जो डेली लाइफ में जो आप लोग देख रहे हैं सामान्य इंफॉर्मेशन है, उसी से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ठीक, तो अगर इस क्वेश्चन में देखें और इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा देखें तो आप पाएंगे कि इसमें मंबल या बुदबुदाना क्या है, बाकी तीनों से थोड़ा अलग, बाकी तीनों से थोड़ा अलग है। जैसे साउट यानी चिल्लाना है, चीखना है, दहाड़ना है, इन तीनों में आप क्या करते हैं, आवाज निकलती है आपके मुंह से और आप तेजी से सबके सामने चिल्लाते हैं। लेकिन बुदबुदाना क्या होता है कि आप इस हिसाब से बोलते हैं ताकि कोई सुने ना, ताकि कोई सुने ना, या आपका मुंह कह सकते हैं कि खुलता नहीं, ओपन नहीं होता है। बाकी तीनों में आपको
आपके मुंह से आवाज निकलती है या तेज आवाज निकलती है, चाहे दहाड़ना हो गया, चिल्लाना हो गया, चीखना हो गया, लेकिन बुदबुदाने में आपके मुंह से तेज आवाज नहीं निकलती है। इसलिए ये जो क्रिया है, ये बाकी तीनों से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। बाकी तीनों से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। यहाँ पर आप आड़ अगर निकालना चाहे, विषम शब्द खोजना चाहे, तो वो कौन सा हो गया, बुदबुदाना या मबल। बुदबुदाना या क्या हो गया, मबल्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते रहिए तब तक। अगला क्वेश्चन आपका है, निंदा करना, उपेक्षा करना और उसके साथ साथ बदनाम करना और आकवर्ड या भद्दा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इसके, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आपको ज्ञान है तो आप आसानी से तरीके क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन यही है कि थोड़ा सा आप लोग हर प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, हर प्रकार के क्वेश्चन को देखते रहिए, देखते रहेंगे तो आपके आदत में रहेगा, आदत में रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, कंडेम में यानी निंदा करना, डिस्प्रेस उपेक्षा करना, डेनिग्रेट बदनाम करना, ऑकवर्ड यानी कि भद्दा, ऑकवर्ड यानी कि भद्दा। अगर इसमें आप देखें तो इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं, ये सारी चीजें निंदा करना, उपेक्षा करना, बदनाम करना, ये सब क्या है, क्रियाएं। ये सब क्या है, क्रिया, कि कुछ किया जाता है जो जिसको आप लोग वर्ब बोलते हैं। जबकि ऑकवर्ड यानी कि भद्दा, यह क्रिया नहीं है, ये कह सकते हैं एक प्रकार से नाउन है। ये क्या है, संज्ञा है, किसी चीज का नाम है, किसी चीज का क्या है, नाम है। बाकी चीजें क्या होती है, ये सारी क्रियाएं, ये सब कार्य करने पड़ते हैं आपको। किसी का निंदा करेंगे, किसी का उपेक्षा करेंगे, किसी को बदनाम करेंगे ना, ये सब क्रियाएं हैं। अगर हम उस तरीके से देखें, ग्रामेटिकली देखें, तो ये सारे वर्ब है, क्रियाएं हैं, और ये क्या है, नाउन है यानी कि संज्ञा है। ये किसी भी चीज का नाम है, किसी भी कह सकते हैं स्वरूप का नाम है। ठीक है, तो ये बाकी तीनों से अलग हो जाता है, क्योंकि ये तीनों क्रियाएं हैं, और ये क्या है आपका, नाउन से या किसी का नाम है, ये कोई क्रिया नहीं। ठीक है, या कोई आपको करना नहीं होता है, कोई भद्दा है तो है, वो आप नहीं किए। ठीक है, समझ रहे हैं, तो ये ऑकवर्ड बाकी तीनों से क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पर आड वन आउट अगर खोजा जाना है तो फिर आपको कौन सा चयन करना है, भद्दा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, दो तीन क्वेश्चन ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ लिखा गया है, इसमें आप देखें तो आपके कुछ देश के नाम लिखे गए हैं। अब वही बात है, मैंने आपको बताया था कि कम से कम सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अब जब इन देशों के बारे में आप जानते रहेंगे तभी आप समझ पाएंगे। जैसे आपके पास पहला देश है नेपाल, फिर दूसरा आयरलैंड, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान। नेपाल, आयरलैंड, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान। ठीक, तो इन देशों को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो देश है, इसमें से तीन देश ऐसे हैं जो एशियाई देश है या एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं। एक देश ऐसा है जो एशिया महाद्वीप में नहीं पड़ता है, यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं, जैसे कि नेपाल है, नेपाल भी एशिया में पड़ता है, अफगानिस्तान भी एशिया में पड़ता है, पाकिस्तान के ऊपर है, पड़ोसी देश है, और इंडोनेशिया भी एशिया में पड़ता है। आयरलैंड जो है वो एशिया में नहीं पड़ता है ना, आयरलैंड एशिया का देश नहीं है। महाद्वीप आप लोग पढ़े होंगे, कॉन्टिनेंट्स के बारे में अगर जानते होंगे तो आपके पास 7 महाद्वीप हैं, और अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग देश है। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो ये तीन जो है वो एशियाई देश है या एशिया महाद्वीप के देश है। आयरलैंड एशिया महाद्वीप का देश नहीं है, जिस कारण से आयरलैंड इन तीनों से अलग होता है। तो यहाँ पर जो आड होगा वो कौन सा होगा, आयरलैंड ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कारण समझते रहिए, बाद में ऐसा ना हो कि खाली आंसर पता चल जाए, कारण ना पता चले। अब कभी फिर से ऐसा कुछ आएगा तो आप लोग समझ पाएंगे ना कि क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है, कुछ शब्द और लिखे गए हैं आपके पास, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पाखंड और सच्चाई, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, हाइपोक्रेसी एंड ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस, इसमें भी आप आसानी से पहचान सकते हैं, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सच्चाई, और ये क्या हो गया आपका, हेप्सोक्रेसी या पाखंड। क्या हो गया, पाखंड। ठीक, समझ रहे हैं, ये सब ईमानदारी हो गया, सत्यनिष्ठा हो गया, ये सच्चाई हो गया, ये सब पॉजिटिव शब्द है। जबकि पाखंड कैसा शब्द है, निगेटिव शब्द है। इस आधार पर भी इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि बाकी तीनों क्या है, पॉजिटिव शब्द है, यानी कि
पॉजिटिव मतलब क्या है, कैसे है, सकारात्मक शब्द है, जबकि जो ये है आपका कैसा है, नकारात्मक शब्द है, या पाखंड जो है वो नकारात्मक या निगेटिव शब्द है। तो ये तीनों, ये शब्द इन तीनों से अलग हो गया। और अगर हम देखेंगे तो जैसे ईमानदारी हो गया, सत्यनिष्ठा हो गया, सच्चाई हो गया, ये सब क्वालिटीज हैं। क्या है, क्वालिटीज या गुण। लेकिन पाखंड जो है वो क्वालिटी नहीं है, गुण नहीं है। ठीक है, पाखंड तो मानने और न मानने के ऊपर होता है, कुछ लोग भाई हते हैं, कुछ लोग नहीं। ठीक, तो फिर ये सब क्वालिटीज है, बाकी पाखंड क्वालिटी नहीं है या गुण नहीं है। ठीक, और ऐसे भी आप देख सकते हैं, बाकी ये सब पॉजिटिव शब्द है, ये निगेटिव शब्द है। तो इसमें जो आड होगा वो कौन सा होगा, पाखंड। बाकी तीनों एक दूसरे से संबंधित है, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सच्चाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे अगर देखें तो आगे आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, जांच करना, इंक्वायरी, डेलिबरेट जानबूझकर, अनुसंधान करना और परीक्षण करना ना। यहाँ भी वही चीज है, यहाँ पर आप इंक्वायरी करते हैं, जांच करते हैं, अनुसंधान करते हैं, परीक्षण करते हैं, ये सब कार्य है। ये सब क्या है, कार्य है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सब क्रियाएं हैं। ये सब क्या है, क्रियाएं हैं, कुछ न कुछ आप कर रहे हैं। यहाँ पर जानबूझकर क्या है, ये एडवर्ब होता है, विशेषता होता है ना। एडवर्ब भी बोल सकते हैं या एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, जिसको आप लोग जानते हैं, विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण। ठीक, यानी यहाँ पर ये कोई क्रिया नहीं है, जानबूझकर अगर आप कोई कार्य करते हैं तो ये आपका क्या है, विशेषता है, कह सकते हैं कि आप जानबूझकर कर रहे हैं कि बिना जानबूझ के कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये तीनों क्या है, क्रियाएं हैं, ये तीनों क्या है, कार्य है। जबकि डेलिबरेट या जानबूझकर कोई कार्य नहीं है। ठीक है, तो आपका इसमें आठ कौन सा हो गया, जानबूझकर या डेलिबरेट। ठीक, बाकी तीनों क्या है, क्रियाएं। चलिए ये आपका हो गया। एक और है लास्ट आपका, लास्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेल मतलब चोरी करना, बाधा पहुंचाना, रुकावट डालना, अवरुद्ध करना। बाधा पहुंचाना, रुकावट डालना, अवरुद्ध करना, हिंडर, इम्पेड, अरेस्ट और चोरी करना। ठीक है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें क्या है, कहीं न कहीं बाधा पहुंचाने या रुकावट की बात यानी रोकने की बात कर रही है। लेकिन यहाँ पर ये एकदम अलग, ये क्या है, चोरी करना। ये क्या है, चोरी करना, स्टीलिंग की बात हो रही है। यहाँ पर क्रिया है, यहाँ पर क्या है, क्रिया है, जबकि ये सारी क्रियाएं नहीं है ना। समझ रहे हैं, ये रुकावट की बात कर रहे हैं ना, अवरुद्ध करना, चाहे रुकावट करना, चाहे बाधा डालना, ये तीनों चीजें एक ही जैसी हैं। जबकि स्टील या चोरी करना ये एक आपका वर्ब है या एक क्रिया है, एक कार्य है। अब पॉजिटिव है, नेगेटिव, ये आप लोग जानते हैं। जिसको चोरी करना अच्छा लगता है उसके लिए पॉजिटिव है, जिसको नहीं अच्छा लगता उसके लिए निगेटिव है। अब चोर से कहोगे भैया तुम अच्छा काम कर रहे हो, बुरा, वो थोड़ी कहेगा हम बुरा कर रहे हैं, हम तो अच्छा ही कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन अलग हो गया, चोरी करना। यहाँ पर कौन सा अलग हो गया, चोरी करना। इसमें से कौन अलग है, स्टील या स्टीलिंग या चोरी करना। ठीक, चलिए आगे बढ़े। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आड वन आउट के इस तरीके से अलग अलग वर्डों के समूह से भी आपको ढूंढने को मिल सकता है। हालांकि अगर आपको जानकारी रहती है उन शब्दों के बारे में तो ये बहुत आसान है। जब कभी ऐसे शब्द आ जाए जिनके बारे में आप जानकारी नहीं है, तब वो तो बहुत कठिन हो जाएगा, तब तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या बात कही जा रही है, क्योंकि आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर उन शब्दों के बारे में जानकारी है तब तो ये बहुत सिंपल हो जाता है, आसानी से आप पहचान पाएंगे कि कौन किससे अलग है। ठीक, तो इस तरीके से आप देखें तो आड वन आउट का जो आपका चैप्टर्स था, जो कि एक कह सकते हैं कि पूरक चैप्टर था अन्य चैप्टर का, कोडिंग डिकोडिंग या फिर अल्फाबेट्स के पूरक चैप्टर्स के रूप में ये सब होते हैं। इसके बारे में भी आपका परिचय हो गया, किस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चन को अपने तर्क से या अपने लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। जरूरत है तो आपको बस प्रैक्टिस करने की या अभ्यास करने की। ठीक, तो चलिए अब आज का दिन के एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और एक नए विषय के बारे में जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं न्याय निगमन। क्या बोलते हैं, न्याय निगमन या युक्ति तर्क भी बोलते हैं इसको, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, जो आपको अच्छा लगे। अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें लिखी हुई मिल सकती है।
स्लॉग्स या स्लॉगिश। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में होता क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन में या इस चैप्टर में आपको दो कथन दिए रहते हैं। क्या दिए रहते हैं? कथन, स्टेटमेंट। और इन स्टेटमेंट को सत्य मानते हुए कुछ निष्कर्ष दिए रहते हैं, और उन्हीं निष्कर्ष को आपको चेक करना है कि क्या वह निष्कर्ष सही है कि नहीं, ना। इसलिए इसको स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन भी कह सकते हैं आप, कि स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन से संबंधित प्रश्न। चैप्टर्स के नाम आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो कुछ आपको कथन दिए रहते हैं और कुछ आपको तर्क दिए रहते। तर्क क्या कह सकते हैं कि उसके निष्कर्ष दिए रहते हैं, कंक्लूजन दिए होते हैं, ना। तो उन कथन को अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि जो भी कथन दिया रहे उस कथन को आपको हमेशा सत्य मानना है। अपना दिमाग उसमें आप नहीं लगाएंगे कि उसमें तो गलत लिखा है। गलत नहीं लिखा, जो कथन दिया गया है वो आपको सत्य मानते हुए जो निष्कर्ष दिया गया है उस पर आपको विचार विमर्श करना है। अब उसने बोल दिया है कि कुत्ता गधा है, तो आप मान लीजिए कुत्ता क्या है? गधा है। ठीक है, तो ऐसा मत कहिएगा कि नहीं कुत्ता तो गधा नहीं होता। ठीक है, तो अब इस तरीके के क्वेश्चन में जो कथन दिया है आपको ऊपर लिखा रहता है कि जो भी कथन दिया रह गया है इसको सत्य मानते हुए नीचे निष्कर्ष से सही निष्कर्षों का चयन कीजिए या सही कंक्लूजन का चयन कीजिए। ठीक है, तो आप जो भी कथन दिया रहे उसको आपको सत्य मानते हुए निष्कर्ष का चयन करना है और निष्कर्ष के बारे में विचार विमर्श करना है। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन का जो सबसे आसान तरीका होता है करने का वो होता है वेन डायग्राम। कौन सा? वेन डायग्राम बनाइए और आसानी से अलग अलग जो शब्द दिए हैं उनके बीच के निष्कर्ष को पता करिए। सबसे आसान और सबसे प्रचलित तरीका भी वेन डायग्राम ही है। ठीक है, इसलिए हम भी कोई नया चीज आपको नहीं बताएंगे। हालांकि एक दो तरीके और है, लेकिन उसको आपको काफी दिनों तक रटना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। कुछ दिन बाद आप उसको भूल जाएंगे। ठीक है, तो सब, क्योंकि ढेर सारे मैटर इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं। जब सबसे आसान यही है और सबसे अच्छा भी यही है और सबसे प्रचलित भी यही, तो हम जबरदस्ती का अपने दिमाग पर बोझ क्यों लें। तो हम भी इसी तरीके का और इसी फार्मूले का या इसी कह सकते हैं कि कंसेप्ट को फॉलो करते हुए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको दो तीन चीजें वेन डायग्राम से संबंधित समझनी पड़ती हैं या जाननी पड़ती हैं कि आप वेन डायग्राम बनाते कैसे, वेन डायग्राम बनाते कैसे। उसके लिए हम लोग जरा सा देखते हैं अपना एक क्वेश्चंस, और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वेन डायग्राम कैसे बनता है, क्योंकि तब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इस चैप्टर से संबंधित जो विशेषताएं हैं वो ज्यादा समझ में आएंगी। अब हम कितना बताएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, अब आपके पास कथन दिए गए हैं, एक कथन दो कथन, दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों को आपको सत्य मानना है। क्या मानना है? सत्य, सही, ट्रुथ। अब इसने कह दिया मछलियां पक्षी हैं तो है, मछलियां पक्षी हैं तो मछलियों को आपको पक्षी मान लेना। उस आधार पर आपको निष्कर्ष दिए गए हैं दो, कुछ मुर्गियां पक्षी हैं, कोई पक्षी मुर्गी नहीं, कोई पक्षी मुर्गी नहीं। इस आधार पर आप बताइए कि कौन सा निष्कर्ष इसमें से सही है। इन दोनों कथनों को सत्य मानते हुए इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। इसमें आपको दिया गया है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक या दो सही है, या तो एक सही हो सकता है या तो दो, ऐसा या तो न तो एक सही है नहीं नहीं दो सही है, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, तो जो आपको संभव हो सके, जो संभव क्वेश्चन हो सके उसको आपको ऑप्शन में से चयन करना। तो इसके लिए मैंने बताया कि आपको जरूरत पड़ती है वेन डायग्राम की, या वेन डायग्राम की मदद से ही आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अब उसके लिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि वेन डायग्राम से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को आप जरा देख लीजिए। जैसे आपसे बोला जाए, जैसे यहाँ पर यही दो तीन चीजें लिखी रहेंगी, सभी और कुछ, सभी और कुछ, ना। या तो सभी चीजों की बात हुई होगी, या तो सम यानी कुछ चीजों की बात होगी, या तो आल, या तो सम, या तो आल या तो सम। और इसी को ध्यान में रखकर आपको वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, अब जैसे अगर हम आपसे बोल दें, जैसे इसी सवाल को पहले कर लेते हैं फिर उसके बाद समझते हैं।
यहाँ पर क्या लिखा है, सभी मछलियां क्या है, पक्षी हैं। अगर हम एक डायग्राम बना लेते हैं, वेन डायग्राम मतलब गोला, वेन डायग्राम मतलब गोला, और इस गोले से हम प्रदर्शित करते हैं किसको, मछली को, किसको प्रदर्शित करते हैं, मछली को। और इस कथन में बोला गया कि सभी मछलियां क्या है, पक्षी हैं। तो अगर हम एक पक्षी वाला गोला बनाते हैं और पक्षी वाले गोले के अंदर मछली वाले गोले को रख देते हैं, तो इससे क्या देखने में आपको लग रहा है कि जो मछली है वो पक्षी के अंदर है, पक्षी के अंदर, यानी सभी की सभी मछली क्या है, पक्षी है। सभी की सभी मछली क्या है, पक्षी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको बोला गया सभी मछलियां पक्षी हैं, तो आप एक गोले के ऊपर दूसरा गोला बनाएंगे, एक गोले के ऊपर दूसरा गोला बनाएंगे। अब अगर हम दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरा वाला कथन क्या कह रहा है, दूसरा वाला कथन कह रहा है कुछ मुर्गियां मछलियां हैं, कुछ मुर्गियां क्या है, मछलियां। अब जैसे एक गोला मैंने यहाँ बना दिया, ये मुर्गी हो गया, और कुछ मुर्गी क्या है, मछली है, कुछ मुर्गी क्या है, मछली। मैंने इस गोले का कुछ पार्ट लिया, जबकि कुछ की बात हो रही तो कुछ पार्ट ही लेंगे, उसको मैंने क्या बना लिया, मछली, क्या बना लिया, मछली। कुछ मुर्गी क्या है, मछली। ठीक है, तो यही चीज आप यहाँ भी बना सकते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, मछली, तो मछली का कुछ भाग क्या है, मुर्गी है, क्या होगा, मुर्गी। ठीक, समझ रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर सवाल का जवाब देना चाहें तो पहला क्या लिखा है, निष्कर्ष पढ़िए। पहला निष्कर्ष लिखा है कुछ मुर्गियां पक्षी हैं, कुछ मुर्गियां पक्षी हैं। अगर सभी मछलियां पक्षी हैं, सभी मछलियां पक्षी हैं और मुर्गी कुछ मछली है, तो फिर स्वाभाविक है कि मुर्गी भी कुछ न कुछ पक्षी होगी। यानी कुछ मुर्गियां जो है वो पक्षी है, यानी पक्षी के अंदर है ना, मुर्गी को आप बड़ा भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुर्गी चाहे आप बड़ा बनाइए चाहे छोटा बनाइए, मुर्गी का कुछ भाग तो मछली के अंदर है ही, मछली के अंदर आएगा या पक्षी के अंदर आएगा ही, क्योंकि सभी मछलियां क्या है, पक्षी हैं। और जब आप कुछ मछलियों को मुर्गी बनाएंगे, अगर मछलियों को कुछ लेंगे तो वो मछलियों के अंदर वाला भाग जो होगा वो पक्षी के अंदर आ ही जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसका ये भरा भाग पक्षी के अंदर आ रहा है, तो कुछ मुर्गियां पक्षी हैं, ये बात सही है, ये बात क्या है, सही है। यानी कि इस कथन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कुछ मुर्गियां पक्षी हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, तो कोई पक्षी मुर्गी नहीं है ऐसा कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि मुर्गी तो है ही। अभी तो आप ऊपर ही बोल रहे हैं कि कुछ मुर्गियां पक्षी हैं, अब फिर आप बोल रहे हैं कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, तो स्वाभाविक है कि क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, यहाँ पर अभी कुछ चीजें ऐसी बताएंगे तो आपको ये सब देखना भी नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही इसको बता देंगे कि ये वाला गलत है। तो सही कौन सा है, कुछ मुर्गियां पक्षी हैं, तो केवल एक सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 आप सही कर सकते हैं कि केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल निष्कर्ष एक सही है। ठीक, केवल फर्स्ट, समझ रहे बात को। तो इस तरीके से वेन डायग्राम बना के आप इस तरीके के सवाल का जवाब दे पाएंगे या दे सकते हैं, दे सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीजें आपको बताना चाहेंगे, जरा उसको ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिए। जैसे मैंने अभी बनाया तो उसी तरीके कुछ एग्जांपल्स देते हैं। जैसे मैं पहला कथन आपसे बोलूं, पहला कथन जैसे मान लीजिए छोटा छोटा एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, जैसे मैंने बोला कुछ ए बी, कुछ ए क्या है, बी। तो अगर कुछ ए बी है तो इसको हम कैसे फिगर बनाएंगे, ए हो गया और एक का कुछ भाग क्या है, बी है, बाकी भाग बी नहीं है, सबकी बात नहीं हो रही, कुछ की बात हो रही है ना। तो कुछ ए को मैंने बी बना लिया, इस तरीके से आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो आप क्या कह सकते हैं, अब यहाँ पर कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है। अब हम बोले कुछ ए बी है, या फिर हम बोल दे कि कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, ये सही हो सकता है। अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी भी तो ए होगा ना, समझ रहे ना, ये सही हो सकता है। इसके अलावा आप कोई भी कथन अगर दिया है तो निष्कर्ष दिया है तो वो गलत ही होगा, वो क्या होगा, गलत होगा। ध्यान रखेंगे कि जब तक आपको संपूर्ण
जानकारी किसी कथन या निष्कर्ष के बारे में नहीं मिल जाती है कथन से, तब तक आप उसको सही नहीं मानेंगे, अनुमान नहीं लगाएंगे कि अगर ये ऐसा है तो ऐसा हो सकता है ना। अनुमान नहीं लगाना है आपको किसी भी कथन में। कथन से पूर्ण जानकारी आपको मिलनी चाहिए 100%, तभी आप उस निष्कर्ष को सही मानेंगे। अनुमान लगा के आप कोई भी काम नहीं करें, ठीक है। जो कथन दिया गया है वो कथन को पूर्ण सत्य मानते हुए जब आप निष्कर्ष पढ़ते हैं तो वो सारी सारी की बातें उस कथन में उसकी पुष्टि होनी चाहिए। अनुमान आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे अगर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, उस कथन से उसके कोई ऐसा निष्कर्ष दिया है, उस निष्कर्ष का आप उस कथन से अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, तो उसको सही नहीं मानेंगे, उसको सही नहीं मानेंगे, वो गलत ही होगा। वो क्या होगा? गलत होगा। जब तक आप 100% जान नहीं जाते हैं हाँ ये सही है या गलत है, तभी अब उसको सही लगाएंगे, नहीं तो अन्यथा वो क्या है? गलत है, ठीक है। अपने मन से आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो अगर कुछ ए बी है की बात करते हैं तो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट सही हो जाता है कि कुछ भी ए हो सकता है। अब अगर हम इसमें बोले सभी ए बी है, सभी ए क्या है? बी है, तब भी गलत हो जाएगा। सभी बी ए है, तब भी गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी अगर बोल देंगे, और खासकर अगर हम निगेटिव बात बोल देते हैं कि सभी ए बी नहीं है, सभी ए बी नहीं है, तब भी ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कभी भी अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस दिया है, कौन सा सेंटेंस दिया है? पॉजिटिव सेंटेंस, अगर उसमें नहीं नहीं है, जो कथन है, कथन में अगर नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो फिर निष्कर्ष में भी नहीं वाला हमेशा गलत ही होगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो अगर इसमें देखिए कहीं पर भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो दूसरा वाला में नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिक पहले से गलत हो गया, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी चीजें जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे वैसे छोटी छोटी चीजें बताते चलेंगे, तो उसको ध्यान में रखिएगा तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन को करने में। तो कभी भी अगर पॉजिटिव कथन दिया है, यानी कथन में नहीं का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो फिर निष्कर्ष में भी नहीं वाले ऑप्शन जो होंगे वो गलत ही होंगे, नहीं कभी भी सही नहीं होगा, ठीक। इसको नोट करिए कि नेगेटिव सेंटेंस कभी भी गलत सही सब कथन के रूप में अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वो सही नहीं होगा। अगर कथन में नेगेटिव नहीं है तब, अगर कथन में भी नेगेटिव सेंटेंस है तो निष्कर्ष नेगेटिव हो सकता है, तब निष्कर्ष नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर कथन सब पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको दूसरी बात बताएं, अगर हम बोल दे सभी ए बी है, सभी ए क्या है? बी है, तो ए बना लिए और सभी ए बी के अंदर हो गए, बी बना लिया आप, सभी ए क्या हो गए? बी हो गए। अगर सभी ए बी है तो जरूरी नहीं है कि सभी बी भी ए हो ना। अब आप कहिए कि हम ऐसे बना लें, ए बना लें और ए के ऊपर इसी के ऊपर बी भी बना लें ना। यानी अगर 5 ए है और 5 बी भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी ए बी है, सभी बी ए है। आप कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। हर जगह हर अनुमान में अगर वो सही होता है तभी आप कर सकते हैं। अब उसने कहा कि सभी ए बी है तो ए को बी के अंदर आप बना लीजिए। अब जरूरी नहीं है कि बी भी ए के अंदर है ना। तो यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए कि सभी बी ए है तो ये क्या होगा? गलत होगा। सभी बी अगर ए है ऐसा बोला जाए निष्कर्ष में, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक। क्योंकि आपको बोला गया सभी ए क्या है? बी। ये नहीं बोला गया सभी बी ए। हाँ, यहाँ पर एक चीज सही हो सकती है कि कुछ ए जो है वो क्या है? बी। कुछ ए क्या है? बी है। अगर सभी ए बी है तो स्वाभाविक है कि कुछ ए तो बी होंगे होंगे ना। तो अगर जब सभी की बात हो रही है तो कुछ वाले स्टेटमेंट हमेशा हमेशा सही होंगे। जब सभी की बात आ जाए तो कुछ वाले स्टेटमेंट क्या होंगे? हमेशा सही होंगे, ठीक है। जब आल की बात आ गया तो कुछ वाला स्टेटमेंट आपका क्या होगा? सही होगा, ठीक। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसे और भी छोटी छोटी चीजें अभी आगे क्वेश्चन में आएंगे तो उसको हम लोग करते रहेंगे। फिलहाल अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं और वहां से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते होंगे ये वेन डायग्राम बनाना कम से कम आपको आया है या आता है।
या नहीं आता जो मैंने आज बताया, थोड़ा सा उस आधार पर आप बना सकते हैं, उस आधार पर आप बना सकते हैं। जब कुछ की बात आए तो फिर आपको गोले का छोटा सा पार्ट लेना है या आधा ले लीजिए, आपका मन कर रहा है, कुछ की बात हो रहा है तो कुछ में आप कितना भी ले लीजिए। सभी की बात आए तो उसको पूरा उसके अंदर बनाना है, उसको पूरा उसके अंदर बनाना है। बस यही चीज आपको ध्यान रखना है। अगर ऐसा बोला जाए कि ए और कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो ए अलग बनाइए और बी अलग बनाइए, इनका इनसे कोई रिलेशन नहीं है। कोई भी ए बी नहीं है या कोई भी बी ए नहीं, तो आप अलग अलग दो गोले बना लेंगे। ठीक है, समझ रहे ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी को आधार बनाकर और इसी को समझकर अब हम लोग क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पढ़िए और इसको करिए। पहले कथन दिया है कुछ डॉक्टर नर्स है, कुछ डॉक्टर क्या है? नर्स है, और सभी नर्स क्या है? पेशेंट है। सभी नर्स क्या है? पेशेंट है। तो अब आपको ये सही मानना है ना, इसको अगर सही मान लेते हैं तो फिर आप निष्कर्ष के बारे में सोचिए। ठीक है, पहले इसको बनाइए, इसको बनाने का प्रयास करिए, इसको ड्रॉ करने का प्रयास करिए। अगर आप ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, कैसे करेंगे जरा बताइए। कुछ डॉक्टर क्या है? नर्स है। तो अब पहले डॉक्टर को बना लीजिए आप, ये आपके हो गए डॉक्टर, ये कौन हो गए? डॉक्टर। और उसके बाद सभी नर्स पेशेंट है। अभी पहले पहला वाला बन जाए, कुछ डॉक्टर नर्स है, डॉक्टर हो गए, और डॉक्टर क्या है? नर्स है। तो कुछ है, तो कुछ की बात जब बात होती है तो आपको गोले का आधा भाग लेना है या कम भाग लेना है, पूरा नहीं लेना है। ये क्या बन गई? नर्स। ये क्या बन गए? नर्स। कुछ डॉक्टर नर्स हो गए। अब सभी नर्स क्या है? पेशेंट है। सभी नर्स क्या है? पेशेंट। नर्स कहाँ है? यहाँ। तो आप सभी नर्स को पेशेंट बना लीजिए। अब सभी की बोली है तो नर्स क्या होगा? पेशेंट के अंदर। तो सभी नर्स को पेशेंट के अंदर करिए। ये गोला किससे संबंधित हो गया? पेशेंट से, मरीज से। बात समझ रहे हैं कैसे आप तीनों को ऐड किए, दोनों कथन को एक साथ ऐड किए। तो अब आपने बना लिया। अब इसको जरा देखिए, सभी डॉक्टर पेशेंट है। क्या सभी डॉक्टर पेशेंट के अंदर आ रहे हैं, या डॉक्टर का पूरा गोला पेशेंट के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, समझ रहे ना? तो ये वाला आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। कुछ पेशेंट डॉक्टर है, कुछ पेशेंट डॉक्टर है। देखिए डॉक्टर का कुछ भाग यहाँ से यहाँ तक का भाग पेशेंट के अंदर आ रहा है ना, पेशेंट के अंदर आ रहा है। ये वाला एरिया जो आ रहा है ये पेशेंट के अंदर भी है और डॉक्टर के अंदर भी है। तो कुछ पेशेंट डॉक्टर है, अर्थात ये कथन क्या है? सही है। ये कथन क्या है? सही है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? केवल सेकंड। केवल सेकंड निष्कर्ष जो है वो कथन का अनुसरण करता है। किसका अनुसरण करता है? कथन का। कथन का अनुसरण करता है कौन? केवल सेकंड। ठीक, तो अगर इस आधार पर अगर आप वेन डायग्राम बना लेते हैं तो आसानी से सवाल का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, समझ आ रही बात की नहीं? एकदम सिंपल सिंपल सा चीज है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आते रहेंगे आपको चीज। ठीक, अब अगर हम आगे बढ़े, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है या अगला प्रश्न आपका है, चीज वही बतानी है, कथनों का अनुसरण कौन सा निष्कर्ष कर रहा है। और आपके पास कुछ कथन है, कुछ समर्पित आत्माएं फरिश्ते होते हैं। वाह, वेरी गुड, सुभान अल्लाह। सभी समाज सेवक फरिश्ते होते हैं। सभी समाज सेवक फरिश्ते होते हैं। आप जरा बताइए, इसको बना लीजिए आप। तरीका वही है, कथन आपके कितने भी बड़े हो, कथन आपके कितने भी बड़े हो, आप गोला बना सकते हैं। सब कुछ समर्पित आत्माएं। कौन सी आत्माएं हैं? समर्पित। और कितनी है? कुछ। तो कुछ को ले लीजिए। ये भाग, ये क्या है? फरिश्ते। क्या है?
फरिश्ते। सभी समाज सेवक फरिश्ते हैं। सभी समाज सेवक क्या है? फरिश्ते हैं। अब यहाँ पर फरिश्ता लिखा है तो समाज सेवक तो सभी के सभी क्या है? फरिश्ते हैं। तो समाज सेवक फरिश्ते के अंतर्गत बनेंगे। यहाँ पर मान लीजिए हम समाज सेवक बना लेते हैं। ये किसको डिनोट करता है? समाज सेवक को। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी समाज सेवक वो क्या है? फरिश्ते हैं। सभी समाज सेवक क्या है? फरिश्ते हैं। ठीक है कि नहीं है? अब इस आधार पर अगर हम निष्कर्ष का चयन करना चाहें, निष्कर्ष को देखें, कुछ समर्पित आत्माएं समाज सेवक होती हैं। क्या समर्पित आत्मा का संबंध समाज सेवक से है? नहीं है। कुछ होंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा और काम कर सकता है ना, लेकिन वही दिमाग नहीं लगाना है। जैसे कि हम अगर बोल दें कि ये जो समाज सेवक वाला गोला हम यहाँ बनाए हैं, अगर यही समाज सेवक वाला गोला हम ऐसे बना दें, फरिश्ते के अंदर यहाँ से बना दें, तब भी तो ये जो समाज सेवक होगा ये सभी फरिश्ते होंगे। लेकिन ये इसमें अब ये किसमें आ गए? समर्पित आत्माएं में भी आ गए। तब उस आधार पर आप देखेंगे तो कुछ समर्पित आत्माएं समाज सेवक है, आपका सही हो जाएगा ना। लेकिन आप बनाएंगे नहीं, क्योंकि आपको कहा नहीं गया है कि समाज सेवक समर्पित आत्माएं से कोई संबंध है। जब आपको नहीं कथन में कहा गया तो आप जबरदस्ती का उसमें उसमें घुसेड़ेंगे नहीं। कहा बस इतना गया है कि समाज सेवक फरिश्ते हैं। समाज सेवक क्या है? फरिश्ते हैं। तो आप समाज सेवक को फरिश्ते के अंतर्गत बताएंगे, समर्पित आत्माओं के अंदर जबरदस्ती का नहीं घुसेंगे। ठीक है? तो समाज सेवक को आप अलग ही बनाएंगे। तो सभी समाज सेवक क्या हो गए? सभी समाज सेवक क्या हो गए? फरिश्ते हो गए। ठीक। तो यहाँ पर कुछ समर्पित आत्माएं समाज सेवक है, इनसे कोई संबंध नहीं है। समर्पित आत्माओं का संबंध समाज सेवक से आपको कुछ नहीं दिख रहा है। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो ये वाला तो आपका गलत हो गया। ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा देखिए, कुछ समाज सेवक समर्पित आत्माएं होती। फिर से समाज सेवक का समर्पित आत्मा से रिलेशन बो दिया गया है, तो फिर से गलत है, क्योंकि समाज सेवक और समर्पित आत्मा तो अलग ही है। तो आपका ये दोनों गलत हो गया। दोनों के दोनों गलत हो गए। तो फिर न तो एक और न ही सेकंड, ऑप्शन नंबर 4 ये आपका इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा। आप इस ऑप्शन का चयन करेंगे कि निष्कर्ष कथन के अनुसार ये दोनों निष्कर्ष इन कथन का अनुसरण नहीं करते। न तो एक का अनुसरण कर रहा है, न तो सेकंड अनुसरण कर रहा है। दोनों इस कथन का अनुसरण नहीं करते हैं जो हम लोगों को दिया गया। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया न तो पहला कथन निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, न तो दूसरा, न तो एक और न ही सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हा? क्या हुआ इसमें भाई? क्या नहीं समझ में आया लल्ला? देखो, करना वही है, आपको कुछ करना नहीं है। कुछ समर्पित आत्माएं फरिश्ते हैं। तो एक गोला आप बनाइए। ये किससे संबंध है इसका? समर्पित आत्माओं से। अब इतना सोचने का आपको जरूरत नहीं है कि समर्पित आत्माएं क्या होती है, होती होंगी कुछ। बाकी आप लोग समझते होंगे कौन सी समर्पित आत्माएं हैं ना। प्यार मोहब्बत तो आप लोग कर ही रहे हैं। तो समर्पित आत्माएं क्या होते हैं? फरिश्ते होते हैं। कुछ कुछ की बात हो रही है तो इसका कुछ भाग लेंगे, ये क्या हो गया? फरिश्ते। तो कुछ समर्पित आत्माएं फरिश्ते हो गई ना। ये वाला एरिया आपने दिखा दिया कि कुछ समर्पित आत्माएं फरिश्ते हैं, तो कुछ फरिश्ते भी समर्पित आत्माएं होंगी। ये अनुमान हम लगा सकते हैं। अगर ये निष्कर्ष में होता तो आप सही करते। फिलहाल उसके बारे में बात अभी नहीं करनी है। अब दूसरा क्या लिखा है? सभी समाज सेवक फरिश्ते होते हैं। सभी समाज सेवक क्या होते हैं? फरिश्ते। सभी के सभी समाज सेवक क्या है? फरिश्ते हैं। इसका मतलब समाज सेवक को आप कहाँ बनाएंगे? फरिश्ते के अंदर, क्योंकि सभी समाज सेवक को आपको क्या दिखाना है? फरिश्ता। तो आप फरिश्ते के अंदर मान लीजिए ये जो एरिया है ये क्या हो गया? समाज सेवक का क्या हो गया? समाज सेवक। ठीक है। अब इस आधार पर अगर हम देखें तो कुछ समर्पित आत्माएं समाज सेवक होती हैं, इस कथन का चयन करिए।
कुछ समर्पित आत्माएं समाज सेवक होती हैं। समर्पित आत्माएं कहाँ तक है? यहाँ तक है। और समाज सेवक कहाँ है? यहाँ है। या फिर यहाँ बना लीजिए, कहीं बना लीजिए। तो इसका इससे कोई संबंध है? नहीं है। कोई संबंध है? नहीं है। कोई संबंध इसमें कथन में कहीं समर्पित आत्मा का समाज सेवक से कोई संबंध दिया ही नहीं है ना। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं समाज सेवक का समर्पित आत्मा से कोई संबंध नहीं है। तो कुछ हो या सभी हो, ये तो गलत है, हो गया। उसके बाद कुछ समाज सेवक समर्पित आत्मा है। फिर समाज सेवक और समर्पित आत्मा की बात हो रही है। समाज सेवक यहाँ है, समर्पित आत्मा यहाँ है, ये भी अलग अलग ही है। उसी आधार पर आप फिर से बोल सकते हैं ये भी गलत हो गया ना। दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या हो गए? गलत। क्योंकि समाज सेवक का समर्पित आत्मा से कोई भी लेना देना नहीं। ठीक है। समाज सेवक का किससे लेना देना है? फरिश्ते से। कथन में किससे दिया गया है? फरिश्ते से। तो समाज सेवक का किससे लेना देना है? फरिश्ते से। ठीक है, समझ गए बात को। तो आपका इसमें अगर आप देखें तो न तो ये सही है और न तो ये सही है, दोनों के दोनों गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो गया ना। न तो एक और न ही सेकंड। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। देखिए, सभी बल्ब टेबल है। कथन आपको दिया गया है सभी बल्ब टेबल है, कुछ बल्ब पॉट है। कुछ बल्ब क्या है? पॉट है। ठीक है, बल्ब बनाइए पहले। और सभी के सभी बल्ब क्या है? टेबल है। क्या है? टेबल। कुछ बल्ब क्या है? पार्ट है। बल्ब यहाँ है टेबल के अंदर। अब बल्ब तक पहुंचने के लिए, कुछ बल्ब तक पहुंचने के लिए टेबल से तो होके गुजरना ही पड़ेगा भाई, इसके अंदर है ना। तो कुछ बल्ब पॉट है। तो आप जब पॉट बनाएंगे तो कुछ बल्ब का हिस्सा लेंगे और तभी पॉट बनाएंगे। ये हो गया पॉट आपका। पॉट कहाँ तक है? बल्ब तक। कहाँ तक है? बल्ब तक। ठीक। अब इस आधार पर अगर हम देखें, निष्कर्ष आपके पास 3 दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 3। तीनों को चेक करिए। सभी पॉट टेबल है। सभी पॉट टेबल है। ये तो कहना गलत बात है भाई। पॉट अलग भी हो सकता है ना। पॉट अलग है ना, टेबल तो यहीं तक है ना, आप देख रहे हैं। और पार्ट हमने कहाँ तक बनाया? यहाँ तक। ये तो गलत हो गया। सभी पॉट टेबल जरूरी नहीं। कोई पॉट टेबल नहीं है। कोई पॉट टेबल नहीं है, ये भी नहीं हो सकता ना। क्योंकि अब यहाँ तक हम गए हैं तो ये वाला जो एरिया है पॉट का, इतना एरिया तो टेबल है ही ना। इतना एरिया तो टेबल है ही। ठीक है, तो कुछ पार्ट तो टेबल है ही, कोई पार्ट टेबल नहीं है, ये भी गलत हो गया। कुछ पार्ट टेबल है। हाँ, कुछ पार्ट क्या है? टेबल है। तो ये वाला कुछ वाला एरिया है, इतना एरिया, ये टेबल के अंतर्गत है। तो कुछ पार्ट टेबल है। थर्ड वाला क्या हो गया आपका? सही हो गया। थर्ड वाला क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, बाकी दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। बाकी दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, केवल थर्ड। केवल थर्ड जो है वो आपका कथन का अनुसरण कर रहा है। कथन का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, अगर आपने डायग्राम बना लिया सही से, और डायग्राम बनाते वक्त आप ध्यान रखेंगे कि जो सेंटेंस में कहा गया है बस उसी को आधार मानकर डायग्राम बनाएंगे। अपने मन से उसमें आप उसके अंदर इसके अंदर नहीं बनाएंगे। ठीक है, जो सेंटेंस में केवल जिससे जिससे संबंध कहा गया है बस उसी उसी से संबंध आप दिखाइए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी दिखा दीजिए। ठीक, तो ये आपका हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 केवल तीसरा वाला अनुसरण कर रहा है, बाकी दोनों अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इसको आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये। चला वेन डायग्राम बनाइए इसका आप लोग अपने मन से, और वेन डायग्राम बना के सही ऑप्शन का चयन करिए। 1 2 3 4 5 लिख के भेजिए। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा या पांचवा। चलिए चेक करिए तीनों के तीनों निष्कर्ष को वेन डायग्राम बनाने के बाद।
चलिए देखिए, एक बार चेक करते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसके लिए पहले हमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाते हैं, कथन को पढ़ते हैं। सभी रोड पेड़ हैं। ये आपका हो गया रोड, और सभी के सभी रोड क्या है? पेड़। ठीक है। कोई पेड़ साबुन नहीं, कोई पेड़ जो है वो साबुन नहीं है, तो साबुन को अलग बनाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था जब ऐसा है कि कोई पेड़ नहीं है, निगेटिव है, मतलब इससे उसका कोई संबंध नहीं है, तो उसको आपको अलग बनाना पड़ेगा। तो सभी रोड पेड़ है, कोई पेड़ साबुन नहीं। ठीक, ये हो गया। अब अगर हम देखें यहाँ और चेक करते हैं, कोई साबुन रोड नहीं है, कोई साबुन रोड नहीं है ना, कोई साबुन रोड नहीं है। तो मान लीजिए ये तो गलत हो गया, कोई साबुन रोड, सॉरी ये तो सही हो गया ना भाई। कोई साबुन रोड नहीं है, ये तो सही लिखा है, निगेटिव ही तो लिखा है ना, कि कोई भी साबुन जो है वो रोड नहीं है। है क्या, दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है ना? तो कोई साबुन रोड नहीं है तो सही हो गया। ये क्या हो गया? सही हो गया। पहला वाला तो सही हो गया। कुछ पेड़ रोड है, कुछ पेड़ क्या है? रोड है। सभी रोड क्या थे? पेड़ थे। अब यहाँ पर बोला गया कुछ पेड़ रोड है, हाँ तो पेड़ का कुछ हिस्सा तो रोड है ही ना, बीच वाला। तो कुछ पेड़ क्या हो गए? रोड हो गए। कुछ पेड़ क्या हो गए? रोड हो गए। दोनों सही हो गए। तीसरे की बात करें तो कोई रोड साबुन नहीं है, कोई भी रोड साबुन नहीं है। चाहे हम ये बोले कोई साबुन रोड नहीं है, चाहे हम ये बोले कोई भी रोड साबुन नहीं है, बात तो सही है। साबुन यहाँ है, रोड यहाँ है, अलग अलग है, तो ये भी सही हो गया। तो आपके तीनों के तीनों सही हो गए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 5 सभी अनुसरण करते हैं। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 5 सभी अनुसरण करते हैं। ठीक है। कैसे आप लोग बता रहे हैं केवल 3 और कोई अनुसरण नहीं करता है? क्या कर रहे हैं आप? तीनों के तीनों ऑप्शन क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं इस कथन का। ठीक है, समझ रहे हैं? एक आध लोगों ने भी भेजा था भाई कि केवल 3 या फिर कोई अनुसरण नहीं करता है। अरे भाई तीनों कर रहे हैं और आपको कोई मिल ही नहीं रहा है, ऐसे कैसे खोज रहे हैं? खोजिए जरा। अब जरा एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज लग रहे हैं ना। आपको कथन क्या कहा गया? सभी रोड पेड़ है, तो रोड बनाइए। ये आपका रोड हो गया, ये रोड वाला एरिया हो गया, और ये सभी के सभी रोड क्या है? पेड़ है। क्या है? पेड़। तो रोड को पेड़ के अंदर कर दीजिए, सभी रोड क्या हो गए? पेड़ हो गए। उसके बाद बोला गया है कोई पेड़ साबुन नहीं है। अगर पेड़ साबुन नहीं है और पेड़ के अंदर ही रोड है, तो साबुन का इससे कोई संबंध नहीं है, साबुन अलग ही बनेगा। साबुन क्या बनेगा? अलग ही बनेगा। ठीक है। तो साबुन अलग हो गया, तो अगर पेड़ से साबुन का कोई संबंध नहीं है, तो रोड से भी साबुन का कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे रोड पेड़ के अंदर ही है। सारे के सारे रोड पेड़ के अंदर ही। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके क्वेश्चन को आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए रोड हो गया ये वाला हिस्सा ए, और एक ए को आपने बनाया बी के अंदर, और यहाँ मान लीजिए सी, यहाँ मान लीजिए क्या है? सी। अब जरा समझते हैं, इसमें कहा गया कि बी से सी का कोई संबंध नहीं, यही कहा गया ना। कोई पेड़ साबुन नहीं है, मतलब इस पेड़ का इस साबुन से कोई संबंध नहीं है। तो अगर मैं यहाँ आपसे कह दूं कि बी का सी से कोई संबंध नहीं है, बी का सी से कोई संबंध नहीं है, यानी बी और सी में काफी दुश्मनी है, बी और सी में काफी दुश्मनी है, तो बी का सी से कोई संबंध नहीं होगा ना। और ए जो है वो बी के अंदर में ही है, ए बी के अंडर में ही है। अगर ए बी के अंडर में है और बी का सी से कोई संबंध नहीं है, तो ए क्या सी से संबंध होने देगा? नहीं होने देगा, क्योंकि ए तो उसके अंडर में है ना। अरे भाई कैसे समझ रहे होंगे आप लोग, ये बात तो आराम से बिल्कुल ही आसान है ना। चलो समझ गए तो बहुत अच्छी बात है।
आप लोग भी देखिए भाई, अगर आप किसी लोग के अंडर में है ना, अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं ना, अब किसी बॉयफ्रेंड की कोई गर्लफ्रेंड है, उसकी दोस्त है, मान लीजिए गर्लफ्रेंड है, तो क्या वो अगर किसी उस बॉयफ्रेंड का किसी लड़के से दुश्मनी है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को उससे बात करने देगा या उससे मिलने देगा? कभी नहीं मिलने देगा ना। या यही इसलिए तो झगड़ा होता है ना भाई आप लोगों में, कि भैया तू उससे मत बात करो, तुम उससे मत बात करो, उससे काहे बात कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्योंकि अब वो किसकी हैं? आपकी हैं, या आप किसके हैं? उसके हैं। तो जब आप ए इसका पूरी तरीके से हो गया है बी का, तो अगर बी से सी का संबंध नहीं है, तो स्वाभाविक है कि ए का भी सी से कोई संबंध नहीं होगा। और यहाँ पर वही बात कही गई है ना, कि रोड पेड़ के अंदर है। रोड किसके अंदर है? पेड़ के अंदर। रोड किसके अंदर है? पेड़ के अंदर। और पेड़ से साबुन का कोई संबंध नहीं है, कोई पेड़ साबुन नहीं है, कोई भी पेड़ साबुन नहीं है। तो जब पेड़ का संबंध नहीं है और रोड पेड़ के अंडर में है, रोड पेड़ की पेड़ अगर प्रेमिका है, तो रोड का साबुन से भी कोई संबंध नहीं होगा। रोड का साबुन से भी कोई संबंध नहीं होगा, या रोड साबुन से भी कोई बातचीत नहीं करेगी। याद रखिएगा ना, कहानियां याद रखिए, तब भी आप लोगों को सवाल लगा लेंगे। चलिए, अब अगर हम देखें तो कोई साबुन रोड नहीं है, कोई साबुन रोड नहीं है, यही तो मैं बता रहा हूँ कि साबुन से रोड से कोई संबंध नहीं होगा। अब ये भी सही हो गया, तो सही तो लिखा है ना, कोई साबुन रोड नहीं है, सही लिखा है। कुछ पेड़ रोड है, कुछ पेड़ क्या है? रोड है। रोड पेड़ के अंदर ही है। कुछ क्या, सभी के सभी रोड क्या है? पेड़ है। तो अगर आपसे ये पूछा गया कुछ पेड़ रोड है, तब ये भी सही हो गया ना। कुछ रोड क्या है? पेड़ के अंदर है, तो कुछ पेड़ रोड है कि नहीं है? तो ये वाला भी सही हो गया। सभी रोड साबुन नहीं है, या कोई रोड साबुन नहीं, सॉरी, कोई रोड साबुन नहीं है। तो रोड और साबुन का तो कोई संबंध नहीं है, नहीं है, एकदम सही बात है कि कोई भी रोड साबुन नहीं है। तीनों के तीनों सही हो गए। तो तीनों या सही हो गए, मतलब सभी के सभी अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर 5 क्या है? सही है। ठीक है, समझ में आई बात? भैया कहानियां अगर आप लोग याद रखेंगे, स्टोरी भी ना, तो आसानी से आप लोग उसको समझ पाएंगे। ठीक, चलिए, समय नहीं है, नहीं तो आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाते और आप लोगों को सब याद ही रहता, कभी भूलता ही नहीं। फिलहाल जितना सुना है उतने पे ध्यान रखिए, उतने से काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको करिए। अब इसको तो कम से कम सही करिएगा। सभी जूते पेन है, चलिए करिए, लगाइए और देखिए क्या ये दोनों निष्कर्ष सही है कि नहीं है। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथन का डायग्राम बनाइए और उसको मिला के देखिए या क्या ये दोनों निष्कर्ष फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए। चलिए, क्या लिखा है? अब तो धीरे धीरे हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आराम से कर लेंगे। सभी जूते क्या है? पेन है। जूता हो गया, और सभी के सभी जूते क्या है? पेन है। क्या है? पेन। ठीक है, जूते के पूरा जूता क्या हो गया? पेन हो गया। सभी जूते क्या हो गए? पेन। कुछ पेन रेजर है, कुछ पेन क्या है? रेजर है। ठीक, अगर कुछ पेन की बात हो रही तो हम केवल पेन ही बनाएंगे, जूता तक घुसा नहीं देंगे इसको। ठीक है, क्योंकि जूता के बारे में बात नहीं हुई है ना, तो पेन तक की बात हुई तो हम केवल पेन तक ही बनाएंगे। उसके बाद कुछ रेजर डेस्क है, कुछ रेजर डेस्क है, तो अब केवल रेजर की बात हो रही है तो केवल रेजर को ही लेंगे। रेजर क्या है? डेस्क है। ऐसा नहीं कि इस रेजर को हम यहाँ तक घुसा दें, यहाँ से घुसाने की आवश्यकता नहीं है, केवल रेजर से बात कही जा रही है तो केवल रेजर तक ही बनाइए। ठीक, अब चेक करिए। यही आप लोग गलती करते हैं ना, कि ये बनाते वक्त आप कहीं भी बना देते हैं, कहीं पर बना देते हैं तो सबसे रिश्ता बन जाता है।
लेकिन जब आपको कथन में केवल इससे रिश्ता बनाने को कहा जा रहा है तो केवल उससे रिश्ता बनाइए। सभी से रिश्ता क्यों बना रहे हैं? सभी से रिश्ता बनाएंगे तो रिश्ता तो गड़बड़ा ही जाएगा ना। ठीक है, चलिए, जिससे कहा जाए या जिसके बारे में कथन में बोला जाए उसी उसी तक, वहीं तक सीमित रहिए। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ डेस्क जूते हैं, कुछ डेस्क जूते हैं। डेस्क यहाँ है, जूता यहाँ है। डेस्क और जूता का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। कुछ रेजर जूते हैं, रेजर यहाँ है, जूता यहाँ है। रेजर यहाँ तक है ना, और जूता यहीं तक है, तो रेजर और जूते का भी कोई संबंध नहीं है। तो ये दोनों के दोनों गलत हो गए, दोनों के दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। तो फिर न तो एक और न ही दो, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 ये आपका सही होगा। पता नहीं आप लोग कैसे लगा रहे हैं, कहाँ दिमाग रखे हैं। हम समझ रहे हैं कहाँ गलती हो रही होगी कि आप लोग जबरदस्ती रिश्ता बना रहे हो, जिससे नहीं कहा जा रहा है उससे भी रिश्ता जोड़ दे रहे होंगे। जैसे कि अभी इसी को बनाना है तो आप लोगों ने बनाया होगा। कैसे बनाया होगा? पहले तो आपने इतना तो बना ही लिया होगा सही कि सभी जूता क्या है, सभी जूते क्या है? पेन है। ये तो ठीक है, यहाँ तक तो सबका सही है। फिर आपसे बोला गया कि कुछ पेन रेजर है, तो पेन रेजर के बारे में बात हुई होगी तो आप ऐसे पूरा बना सकते हैं यहाँ तक, तो जूता को भी उसमें घुसेड़ लिए। तो जूता तक नहीं जाना है आपको, कहाँ तक जाना है? पेन तक। केवल पेन ही रेजर है, यही बात कही जा रही है कथन में। आपसे जूते से उसका कोई संबंध बताया नहीं गया कोई कथन में, तो फिर आप जूते तक मत जाइए, केवल पेन तक ही रहिए, जैसा मैंने पहले बनाया था ना। समझ रहे हैं? उसके बाद बोला गया कुछ रेजर डेस्क है। कुछ रेजर क्या है? डेस्क है। कुछ रेजर क्या है? डेस्क है। ये रेजर है। तो अब कुछ रेजर से केवल संबंध बनाया गया तो केवल रेजर से ही बनाइए। ऐसा नहीं कि रेजर यहाँ तक है तो आप इसको यहाँ तक बना लीजिए कि ये डेस्क है। तो कुछ रेजर भी डेस्क हो गए, पेन भी आ गया, जूता भी आ गया उसमें। ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा आप नहीं कर सकते। जिसके बारे में कहा जा रहा है बस वहीं तक, उसी से आपको उसी का भाग लेना है, उसी का भाग लगा के वेन डायग्राम बनाना है, उसके बाद स्टेटमेंट चेक करने हैं। तो अगर उस आधार पे आप चेक कर रहे हैं तो फिर आपका क्या आया था? न तो एक और न ही दो। चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और अगले वाला क्वेश्चन देखिए क्या है और करिए। चलिए इसको करके देखिए। सभी के सभी ब्रश क्या है? चॉकलेट। ब्रश बन गया। ब्रश क्या है? चॉकलेट। ब्रश क्या है? चॉकलेट। ब्रश क्या हो गया? चॉकलेट। और सभी चॉकलेट आईना। सभी के सभी चॉकलेट क्या हो गए? आईने हो गए। और सभी आईने मेज। ले भैया, ये तो इसके अंदर के अंदर बनता जा रहा है। सभी आईने क्या हो गए? मेज हो गए। ठीक है, समझ गए बात को? बस यही सिंपल सा आपका फिगर है, एक के अंदर एक बनाना है। ठीक, फिर से देख लीजिए, छोटा बनाते हैं ताकि समझ में आ जाए। पहले क्या है? सभी ब्रश चॉकलेट है, ब्रश बना लीजिए। और सभी के सभी ब्रश क्या है? चॉकलेट है, ये चॉकलेट हो गया। फिर बोला गया सभी ब्रश चॉकलेट हो गए, सभी चॉकलेट आईना है। अब पूरे चॉकलेट को आईना बनाना है, ब्रश उसी के अंदर है तो अब उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो पूरे चॉकलेट को अगर आईना बनाना है तो पूरे चॉकलेट को लेना पड़ेगा। पूरे चॉकलेट को आईने के अंदर कर लीजिए। ठीक है, सभी चॉकलेट क्या हो गए? आईने हो गए। फिर सभी आईने मेज है। अब पूरा का पूरा आईना क्या है? मेज है। मेज के अंदर सभी के सभी। अब निष्कर्ष चेक करिए, कुछ मेज ब्रश है, कुछ मेज ब्रश है, सही बात है ना, अंदर ही है ना उसके। जो उसके अंदर होगा वो कुछ सही होगा। ठीक है, जैसे ही आप बाहर से अगर ऐसे फिगर बन जाए एक के अंदर एक, तो अगर आप बाहर से अंदर की तरफ बढ़ते हैं और कुछ की बात करते हैं तब फिर वो क्या होगा? सही होगा। क्या होगा? सही होगा। हम बोले कुछ मेज ब्रश है तब भी सही होगा, कुछ आईने ब्रश है तब भी सही होगा, कुछ चॉकलेट ब्रश है तब भी सही होगा। बाहर से अंदर की तरफ अगर जाएंगे, कुछ की बात करेंगे तो आपका जो स्टेटमेंट होगा वो सही होगा। जब आप बाहर से अंदर आएंगे, अंदर से बाहर, तब गलत हो सकता है ना। अगर हम बोले कुछ ब्रश, मतलब कुछ ब्रश क्या है? या सभी, सब। अब बाहर से जब अंदर अंदर से बाहर आते हैं तो सभी की बात करते हैं कि सभी ब्रश क्या है? चॉकलेट है। सभी चॉकलेट क्या है? आईने हैं।
सभी आईने क्या है, मेज। सभी आईने क्या है, मेज। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो कुछ मेज ब्रश है, मेज यहाँ है, ब्रश यहाँ है, तो कुछ न कुछ मेज तो ब्रश है ही ना, तो ये आपका सही हो गया। कुछ आईने चॉकलेट है, कुछ आईना क्या है, चॉकलेट है, ये भी सही बात है। इतना चॉकलेट है और इतना आईना है, तो इस चॉकलेट में से इतना भाग तो चॉकलेट ही है ना। ठीक है, कुछ आईने क्या हो गए, चॉकलेट, ये दोनों सही हो गए। तो दोनों के दोनों सही है, दोनों को दोनों सही है, एक और दो दोनों, पांचवा सही है। ठीक है, एक और दो दोनों। ठीक, समझ गए। चलिए, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। सभी बाग जंगल, सभी बाग क्या है, जंगल। देखिए, और लगाइए इसको, लगा के बताइए। इसमें तीन कथन भी दिए गए हैं, तीन निष्कर्ष भी दिए गए हैं। तीनों कथनों की मदद से वेन डायग्राम ड्रा करिए और उसके बाद चेक करिए कि ये तीनों निष्कर्ष सही है कि नहीं। ठीक है, और चेक करके बताइए। चले शुरू करें भाई, लगाएं। सभी बाग जंगल, सभी बाग क्या है, जंगल। पहले तो एक गोला आपको बनाना ही है ना भाई, एक गोला बनाइए। ये क्या है, बाग, और सभी के सभी बाग क्या है, जंगल। ठीक है, कोई जंगल पक्षी नहीं, कोई जंगल पक्षी नहीं है, तो पक्षी को अलग कर लीजिए। जंगल से पक्षी का कोई संबंध नहीं। अगर जंगल से पक्षी का कोई संबंध नहीं है तो बाघ से भी पक्षी का कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, ये अभी अभी इसके पहले मैंने बताया। कोई जंगल पक्षी नहीं है, कुछ पक्षी वर्षा है, पक्षी यहाँ, और कुछ पक्षी क्या है, वर्षा है। कुछ पक्षी क्या है, वर्षा है। अब देखिए भैया, कुछ पक्षी वर्षा है। ठीक है, अब यही आपका डायग्राम हो गया।
ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें, चेक करें, कोई वर्षा जंगल नहीं, कोई वर्षा जंगल नहीं, कोई वर्षा जंगल नहीं। वर्षा यहाँ है, जंगल यहाँ है, तो कोई वर्षा जंगल नहीं है, क्या ये सही बात है? कोई वर्षा जंगल नहीं है, क्या ये सही बात है? अभी के लिए तो सही है, जंगल यहाँ है, वर्षा यहाँ है। कुछ वर्षा जंगल है, कुछ वर्षा क्या है? जंगल है, कुछ वर्षा जंगल है। अच्छा, ये तो यहाँ पर अभी गलत हो रहा है। कोई पक्षी बाघ नहीं है, कोई पक्षी जो है वो बाघ नहीं है, ये तो बिल्कुल ही सही बात है। कोई पक्षी बाघ है नहीं, क्योंकि पक्षी और बाघ से कोई संबंध नहीं होगा, ये मैंने पहले आपको बताया। तो कोई पक्षी बाघ नहीं है, ये एकदम सही बात है, ये एकदम सही बात है ना। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन अब आप देखेंगे इसमें से ऐसा कोई नहीं जिसमें लिखा हो कि केवल 3 सही है, केवल 3 सही। अगर ऐसा लिखा होता तो फिर आप ये लगा देते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब आप दूसरी प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे। प्रोबेबिलिटी चेक करने मतलब एक छोटा सा चीज आपको बताते हैं। अब यहाँ वो भी आ गया, तो आज फाइंड, अब आखिरी चीजें समझ लीजिए किसके संदर्भ में। अब जैसे मान लिया आपको बोला गया ये ए है और ये बी है और ये सी है, और ये कहा गया कि सी का संबंध बी से नहीं, यानी कोई भी बी सी नहीं है या कोई भी सी बी नहीं। समझ रहे हैं? इतना बात समझ रहे हैं? अच्छा, इतना बात अगर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपसे ये कहा गया कोई भी सी बी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, इसका मतलब बी के अंडर में जो भी आएगा वह सी से संबंध नहीं रखेगा, सी से संबंध नहीं रखेगा। ठीक है। तो अगर हम ए और बी के रिश्ते की बात करें, ए और बी की रिश्ते की बात करें, ये भी एक कंसेप्ट है ना, आपको इस सवाल में लागू करना है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। संबंध यहाँ ए और बी का दिया गया कि ए बी से, कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है? बी है, और बी सी से कोई संबंध नहीं, बी का या कोई भी बी ए सी नहीं है या कोई भी सी बी नहीं है, ऐसा बताया गया है। तो क्या सी और ए में क्या संबंध हो सकता है? कोई संबंध हो सकता है, कोई संबंध हो सकता है। हाँ, क्या हो सकता है? अब जैसे यहाँ पर क्या बोला गया, ये जो कुछ वाला एरिया है, जो कुछ ए बी है, तो ए का जितना हिस्सा बी के अंदर आ रहा है, जितना हिस्सा बी के अंदर आ रहा है, तो कंफर्म है कि ये ए जो बी के अंदर है उसका सी से कोई रिश्ता नहीं, सी से कोई रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि बी का सी से रिश्ता नहीं है। तो मैंने पहले बताया, अगर बी से सी से कोई रिश्ता नहीं है, तो बी के अंदर आने वाली जितनी भी चीजें होंगी उनका भी सी से कोई रिश्ता नहीं होगा। ये मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल देके भी आपको समझाया ना, कि अगर बी और सी से कोई रिश्ता नहीं है, तो बी के अंदर आने वाली जितनी भी चीजें हैं उनका भी सी से कोई रिश्ता नहीं होगा। जैसे इसमें ऐसे जब मैंने आपको बताया था कि ये मान लीजिए ए है यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, तो वहां पर मैंने आपसे कहा था कि ए बी के अंदर है, तो अगर बी का सी से कोई रिश्ता नहीं है तो ए का भी सी से कोई रिश्ता नहीं होगा ना। उसी तरीके से यहाँ भी बात है, अगर बी से सी का कोई रिश्ता नहीं है तो बी के अंदर जितना भी ए है उसका सी से कोई रिश्ता नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर अगर हम ये कहें कि कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, तो क्या ये सही है गलत? क्या ये इसकी पूरी तरह से पुष्टि हो रही है? बिल्कुल हो रही है ना। ये क्या हो गया? सही बात हो गई, क्योंकि ए का वह वाला भाग जो बी में है, ए का वह वाला भाग जो बी में है वो तो कभी सी नहीं होगा, वो कभी सी नहीं होगा। तो कुछ ए सी नहीं है, ये कथन एकदम सही हो जाएगा, यह कथन एकदम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अगर वही बात यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको कहा गया कि कुछ पक्षी वर्षा है, कुछ पक्षी क्या है? वर्षा है।
कुछ पक्षी वर्षा है, और जो वर्षा है, जो वर्षा है कहाँ गया भाई, कुछ पक्षी वर्षा है, और जो पक्षी है उसका जंगल से कोई संबंध नहीं है ना। यहाँ लिखा है ना, कोई जंगल पक्षी नहीं है, कोई भी जंगल का संबंध पक्षी से नहीं है, पक्षी से नहीं है। तो अगर किसी भी जंगल का संबंध पक्षी से नहीं है, इसका मतलब पक्षी के अंडर में आने वाला जो वर्षा है, इसका संबंध भी जंगल से नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर बोले कि कुछ वर्षा जंगल नहीं है, कुछ वर्षा जंगल नहीं है, तो यह भी सही हो सकता है, यह भी सही हो सकता है। या फिर अगर ये सही हो सकता है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कुछ जंगल वर्षा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें क्या लिखा है, कोई वर्षा जंगल नहीं है, कोई वर्षा जंगल नहीं है, तो कोई की बात कर रहा है, तो कोई की बात कर रहा है, तो अब ऐसा तो ये हो नहीं सकता कि ऐसा हो ये सही हो, ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है अगर उसके अंडर में होगा तो। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कुछ वर्षा जंगल है, कुछ वर्षा क्या है, जंगल है, कुछ वर्षा क्या है, जंगल है, तो कुछ वर्षा जंगल नहीं है ये तो कंफर्म है, लेकिन कुछ वर्षा जंगल है ये कहना थोड़ा सा कठिन काम, ये कहना थोड़ा कठिन काम है। इतना तो कंफर्म हो गया कि कुछ वर्षा जंगल नहीं है, लेकिन अगर हम ये कहें कि कुछ वर्षा जंगल है, तब ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ये हो भी सकता है नहीं हो सकता है, अगर वो सही होगा तो ये वाले गलत हो जाएंगे ना। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, या तो ऑप्शन नंबर एक सही होगा, अगर एक सही होगा ना, तो अगर एक सही होगा तो ये दोनों सही नहीं होंगे, और अगर ये दोनों सही होंगे तो एक सही नहीं, समझ रहे हैं। तो या तो एक सही होगा या तो दो और तीन सही होगा, या तो ऑप्शन नंबर एक सही होगा तो दो और तीन सही नहीं होगा, और अगर दो और तीन को आप सही मानते हैं तो ऑप्शन नंबर एक सही नहीं होगा, यानी तीनों साथ में तो सही नहीं हो सकते, तीनों साथ में सही नहीं हो सकते। जब यह सही होगा तब ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और अगर यह गलत हुआ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही आंसर है, सुटेबल आंसर है दिए गए ऑप्शन में से, जो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, अगर इसमें से सबसे सुटेबल आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, जिसमें लिखा है या तो एक, या दो और तीन, या दो और तीन। ठीक है, या तो एक या दो और तीन। ठीक है, समझ रहे बात को, कम समझ में आया होगा हमको लग रहा है ना, क्योंकि ये बात ही ऐसी कही गई। तो ऐसे एक आध क्वेश्चन होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को जरा लगाने का प्रयास करिए, दो तीन सवाल लगाइए, जो क्वेश्चन कम समझ में आते हैं अगर उनको आपको समझना है तो ढेर सारा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो ऐसे एक दो क्वेश्चन आप घर पे लगाने का प्रयास करिए, और अगर नहीं आता है समझ में, चेक करिए क्राइटेरिया, नहीं आता है समझ में तो फिर किसी दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते लिखे रखिए, मस्त रहिए, जब तक क्लास में रहिए तब तक ध्यान से सुनते रहिए। चलिए, थैंक यू।